नमस्कार। वेलकम टू वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह नंबर सिस्टम का हमारा दूसरा वीडियो है। इसलिए पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरो और यूनिट डिजिट इवन आर्ट नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है। और हमने जाना कि नंबर्स के बारे में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब उसके आगे की चर्चा हम करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हो गए, डिविजिबिलिटी रूल, और अगर टाइम हुआ तो हम रिमाइंडर थ्योरम को भी इसी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद फिर नंबर सिस्टम में कुछ बचता नहीं है, केवल फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन करना होगा। सर्ड एंड इंडाइसिस, इन सब चीज़ों को इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको हम सिंप्लीफिकेशन में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला है चीज़ें जो हमको समझनी है, फैक्टर या मल्टीपल क्या होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि एक नंबर है 24। 24 को हम लिख सकते हैं कि 4 गुणे 3, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2, इस तरह से लिखना चाहें, या हम इसको इस तरह से लिख दें 8 गुणे 3। तो दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका जो प्रोडक्ट आता है वह क्या होता है, हमारा फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है। यानी यहाँ पे 24 क्या है, अगर हम कहें 24 का जो फैक्टर होगा वह क्या है, 4 3 2 होगा। यानी हम बात करें कि 24 किससे डिवाइड हो जाएगा, 24 किस नंबर से डिवाइड होगा। आप कहोगे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से हो जाएगा, 8 से होगा, 12 से, और खुद 24 से। तो इसमें जो हमको मिला 1 और 24, यानी 1 और स्वयं नंबर, इनको बोला जाता है इम्प्रॉपर फैक्टर। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फैक्टर, ठीक। और जो बाकी है 2 3 4 8 12, इसको बोला जाता है प्रॉपर फैक्टर, इसको बोला जाता है प्रॉपर फैक्टर। तो अगर हम कहें कि 24 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 8 12 24 होगा, फैक्टर होगा। लेकिन अगर हम बात करें आपसे कि बताइए 24 का मल्टीपल क्या होगा, तो 24 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। 24 का मल्टीपल 24 होगा। 24 का मल्टीपल कितना होगा, 2 टाइम्स कर दो 48 होगा, 3 टाइम कर दो 72 होगा, 5 टाइम कर दो 120 होगा। यानी इस तरह से कहाँ तक, अनंत हो गए। यानी मल्टीपल किसी नंबर का अनंत हो सकता है, फैक्टर कुछ लिमिटेड होगा। कि फैक्टर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 4 8 12 24 एक फैक्टर हो गए, जिसमें से 1 और 24, यानी एक और 24 जो संख्या स्वयं है, इसको इम्प्रॉपर फैक्टर बोला जाता है। बाकी जो है उसको प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से हम एक बात करें कि अगर एक ऐसा नंबर है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है, और वह भी क्या होगा, इम्प्रॉपर फैक्टर होगा, क्योंकि इसका फैक्टर केवल स्वयं एक होता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं का जो फैक्टर होगा वह खुद एक अपनी संख्या हो सकती है। अच्छा, फैक्टर देखो, जिनको अगर दिक्कत हो रहा है इसको मैं हिंदी में लिख देता। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसको यहाँ पे लिख दिया जाए गुणनखंड। और मल्टीपल का मतलब, अगर मैं सही हूँ थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसका मतलब होता है गुणज। एक बार आप ज़रूर इसको क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है यह गुणज होता है कि भाई 2 का गुणज, दो का गुणज होगा 4 8 12, इस तरह से होता है, ठीक है। मल्टीपल मतलब गुणनखंड होता है। तो हमने बोला कि एक का फैक्टर केवल एक ही होता है और कोई नंबर नहीं होगा, और प्रत्येक नंबर खुद अपने नंबर का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। और अगर हम बात करें कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा, या तो वह एक होगा या तो खुद संख्या होगी, यानी खुद अपनी संख्या से बड़ा नहीं होगा। जैसे मैंने अगर बोला कि 24 है, तो 24 का फैक्टर सबसे लोवेस्ट क्या होगा, 1 होगा, और सबसे हाईएस्ट क्या होगा, 24 होगा। यानी इसकी रेंज कितनी होगी, 1 से लेकर 24 तक, यानी यह संख्या 24 से बड़ी नहीं होगी। किसी भी नंबर का मल्टीपल अनंत हो सकता है, ठीक है। ये तो एकदम आसान बात है
कि किसी भी नंबर का हमारा जो मल्टीपल होगा वो कुछ भी हो सकता है। आगे देखेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर, प्राइम नाम से ही हमको पता चल गया। प्राइम नाम का क्या होता है, मतलब जो अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जैसे अगर हमने बोला 24 का फैक्टर बताओ, तो आपने बोला कि 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 6 वहाँ पे ऊपर नहीं लिखा था क्या मैंने, यहाँ पे 6 लिख लो, 6 भी होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि 1 हो गया, 2 3 4 6 8 12 24, यह होगा फैक्टर। यह क्या हो गया, फैक्टर। फैक्टर को डिवीजर भी बोला जाता है, यानी किस नंबर से वह नंबर डिवाइड होगा। यानी मैं अगर आपसे साधारण भाषा में पूछूं कि 24 किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे ये वही नंबर हैं जिनसे 24 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, यह इसके भाजक हैं, जो डिवीजर हैं या फैक्टर हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि 24 का प्राइम फैक्टर होगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। यानी प्राइम नंबर हमको देखना है कि उसका प्राइम फैक्टर मतलब जो प्राइम नंबर है। यानी अब 2 को फर्दर इससे छोटा नहीं किया जा सकता। 2 सबसे छोटा लिस्ट नंबर है। जैसे अगर 4 होता तो अभी भी इसको हम कर सकते हैं 2 गुणे 2। 6 होगा तो अभी भी इसको कर सकते हैं 2 गुणे 3। लेकिन अब इससे छोटा हम इसको, इससे छोटा यानी अब इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो 2 जो सबसे छोटा फैक्टर है, यानी यह क्या, एक प्राइम फैक्टर है। तो 24 का प्राइम फैक्टर होगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको लिखते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। तो देखो, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो पूछता है कि आपको बताना होता है कि नंबर ऑफ फैक्टर। तो जैसे अगर मैं पूछूं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इन 24, इन नंबर 24 हैव हाउ मेनी फैक्टर्स। तो 24 संख्या जो है कितनी फैक्टर, इसके कितने फैक्टर होंगे, अगर यह आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि 2। आप बार बार इस तरह से लिखोगे नहीं कि 1, ठीक है। आपको बार बार इस तरह से नहीं लिखना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसके कितने फैक्टर हैं टोटल, टोटल फैक्टर कहेंगे, आप कहोगे 8 है। यह नंबर छोटा है, हम निकाल लिए। लेकिन अगर बड़ा नंबर आएगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि 24 का अगर हमको फैक्टर निकालना है तो आप गुणनखंड, जिसको विधि बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, उस तरह से आप निकालोगे। तो सबसे स्मॉल नंबर क्या, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से भाग दोगे, कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से भाग दीजिए 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से, सॉरी 3 है ना, 3 से फिर डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0। तो फैक्टर हमको क्या मिला, फैक्टर मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो हमको फैक्टर मिला यहाँ से 2 के पावर 3, 3 की पावर 1। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 8th में हम लोग सीखते हैं, क्लास 8th या 6 में, कि फैक्टर करना कैसे निकालेंगे। तो यह होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका। तो देखो, अगर हमको मान लो कोई नंबर दिया है, ठीक है, हमको कोई नंबर दिया है। अब हम देखो इसको फार्मूले बना रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमारा प्राइम जो हमारा फैक्टर आया, तो देखो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है। हम इसको जोड़ देते हैं, 3 + 1 कर देंगे और इंटू 1 + 1 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, कितना मिला हमको 8। तो 8 हमारा यहाँ पे भी आ रहा था, 8 यहाँ पे भी आ गया। अब इसी चीज़ों को मैं फार्मूले में लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार इस तरह से निकालना ना पड़े। तो देखो, अगर मान लो कोई n नंबर है और इसका फैक्टर जो आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहे हैं a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर आ रहा है। अब मान लेते हैं इनकी पावर p की पावर, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r आ रहा है, आगे और भी नंबर हो सकता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि फाइंड करो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे p + 1, q + 1 एंड r + 1। सिंपल सा है, यही है छोटा सा इसको फार्मूला। अब ये फार्मूला आता कहाँ से, ये फार्मूला आता परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रूल से, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एडवांटेज नहीं उस चीज़ को सीखने के लिए कि ये फार्मूला कैसे आता है, बस आप इतना याद कर लो। हाँ, ये है कि आपको ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बस एक बार आप इसको याद कर लो तो इसको हर जगह, यानी जितना अभी आगे जितना आएगा हम उसके हर जगह पे यूटिलाइज कर लेंगे। बहुत से बुकों में आप देखोगे तो हर
सिचुएशन के लिए एक अलग फार्मूला नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी से सारे काम करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि बोला कि बताओ भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 540 के, और हमको क्या करना है इसमें 450 का हमको बताना है कितने नंबर होंगे, लेकिन एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी इट सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक और नंबर को खुद हमको नहीं इंक्लूड करना है। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये 8 आ रहा है तो 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें क्या है, एक को भी इंक्लूड कर रहे हैं और खुद नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो यानी इन दोनों को हमको क्या होगा, निकाल देना होगा। तो बस हमको क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के बस 2 हमको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वह मिल जाएगा। बस मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिया कि हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो 540 को देखो, पहले 540 का आपको फैक्टर लिखना आना चाहिए, या तो आप भाग दो या तो डायरेक्ट लिखो, 2 दूनी 4, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है गलती हो जाए। 2 से करेंगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको मतलब इस तरह से अगर आपको लिखना आता है तो देखो 2 दूनी 4, 3 हो जाएगा, फिर 3, 4 और 9 चौक 36, ठीक है, 36 9, अगर एक बार और 3 करेंगे 15, 36 हम 300 500 कितना 40, या आप ऐसे कर लो। 2 से करेंगे 270, फिर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 13 दूनी 26, 5 135, फिर 3 से करेंगे 4 और 15 45, 3 से करेंगे 15, और आप 3 से करोगे फिर 5 आएगा, फिर 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2, ठीक है, सही है, 2 दूनी 4 और 27, ठीक है, या 2 दूनी 4 9 36, 36 15 में 540 होता है। तो हमसे पूछा कि टोटल नंबर फैक्टर बताना, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3, अब 5 की पावर 1। तो हमसे पूछा है कि पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2 + 1, सबके पावर में हम एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 3 4 और 2, 3 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 3 24, लेकिन 24 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको दिया कि एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, यानी वह नंबर और एक को हम घटा देना, यानी हम 2 घटा देंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 22। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 540 के 22 होंगे, अगर एक और उसके नंबर को नहीं इंक्लूड करना है। अगर उसको अगर अमूमन देखो एग्जाम में इस तरह से कभी लिखा नहीं होता, पूछा नहीं जाता है, कभी रेयर पूछा होगा एग्जाम में, मुझे जहाँ तक याद है SSC में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया कभी। और अगर यह आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप सीधा बोलोगे कितना होगा आंसर आपका, 24 होगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कि बताओ भाई इवन फैक्टर कितना होगा और ऑड फैक्टर क्या होगा, कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो जैसे पहले वाला ये हम बेसिक एग्जांपल लेते 24 का लेते हैं। तो 24 में अगर हम देखें कि 1 2 3 4 6 8 24, तो अगर हम बोलें कि भाई इवन फैक्टर कितना होगा, इवन फैक्टर होगा 2 4 6 8 एंड 24, कितने हो गए टोटल हो गया 3 2 5। और ऑड अगर बात की जाए, ऑड की बात की जाए तो 1 3, कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया 2, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया 5। तो फिर वही बात आ गई कि ये छोटा है नंबर है तो हमने यहाँ पे निकाल लिया आसानी से, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता कैसे निकालते हैं। तो देखो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे इसका हमने निकाला 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 8 3 24, प्राइम फैक्टराइजेशन पर। तो सबसे पहले आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, और ऑड की जो पावर है ना, ऑड की पावर है उसके पावर +1 कर देना बस। जैसे 3 है, 3 1 1 बस, जैसे वहाँ पे हम सब में 1 जोड़ रहे थे वहाँ पे जोड़ देना। यह कितना मिल गया 2। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपका हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा 2 3 + 1 और 1 + 1, यह कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इवन कितना हो जाएगा, अगर टोटल 8 है और ऑड है हमारा 2, तो टोटल इवन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो मैं जो आपको पीछे बताया बात
कि कई बुक में अगर आप देखोगे तो आपको इवन का निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, दिया जाता है। जैसे इसमें है, इवन के लिए बोलेंगे वे कि जैसे ए की पावर अगर मान लो पी है, क्यू की पावर पी है और आर की बी की पावर क्यू है और सी की पावर आर है। तो देखो अगर आपसे आर्ड के लिए पूछा जाए, तो आप करोगे कि यहाँ पे 1 लिख देना, जिससे जहाँ इवन फैक्टर आएगा वहाँ पे 1 लिख देना। उसके बाद क्यू प्लस 1 और आर प्लस 1। और अगर इवन के लिए बोला जाए तो जो इवन फैक्टर की वैल्यू होगी ए लिख लेना यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे आगे लिख लेना क्यू प्लस 1, ठीक है, और आर प्लस 1, राइट। तो जैसे अगर हमको यहाँ पे अगर डायरेक्ट निकालना होता कि इवन फैक्टर की आर्ड फैक्टर कितना होगा, तो आर्ड फैक्टर में हमने बोला कि डायरेक्ट आप 1 लिख लो, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे केवल आर्ड फैक्टर 3 है, 3 फैक्टर जो 3 है क्या वही आर्ड फैक्टर है, तो उसकी पावर कितनी है 1 है, तो 1 + 1 कर देना, कितना हो जाएगा 2। और इवन निकालने के लिए जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर कितना 2 है, 2 को आप लिख लेना इस तरह से, और बाकी जो बचा हुआ है यानी आर्ड फैक्टर है 3 की पावर 1 उसमें ऐड कर देना, उसकी पावर में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 2 1 3, सॉरी 2 2 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे खुद ये फार्मूला नहीं याद है इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई एडवांटेज नहीं है। देखो हर एक क्वेश्चन के लिए हमें एक अलग फार्मूला अगर याद करें तो यह कोई कहीं से समझदारी नहीं है। तो यहाँ पे पावर पी लिख देना, यहाँ पे पावर पी हो जाएगा, और तो यहाँ पे पावर पी होगा तो यहाँ पे पावर पी कितना है 3 है, यानी इवन फैक्टर का जो पावर होगा उसको लिखेंगे यहाँ पे, इवन फैक्टर की पावर कितना हो जाएगी यहाँ पे 3, और यहाँ पे 8 फैक्टर के पावर को जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लो, यह आपके लिए फार्मूला है। लेकिन अभी देखो आगे आएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो वहाँ पे फिर फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक फार्मूला याद करो, उसको हर जगह अप्लाई करो, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमको पता है कि सभी पावर में 1 कर देते हैं, और अगर 8 फैक्टर निकालना होता है तो 8 पावर की फैक्टर को 1 कर देंगे बस। अब इवन निकालना है तो टोटल और -8 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बात फार्मूले की नहीं, कभी हो सकता है कि इवन फैक्टर पूछे, पता चला कभी कभी किसी साल ईयर में आता ही नहीं एग्जाम, यानी 2 साल 3 साल में हो सकता है एक बार आए, तो बहुत कम चांस है इस पर क्वेश्चन पूछने का। और उसके लिए आप एक फार्मूला याद कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस में नहीं होगा तो हो सकता है कि आप भूल जाओ और एग्ज़ाम में वहाँ पे गलती हो जाएगी। हाँ, अगर आप याद कर लो और ये दूसरा तरीका जानते रहो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो दूसरा तरीका आप तुरंत टोटल फैक्टर निकालना, फिर 8 फैक्टर निकाल के तुरंत माइनस कर देना, तो हमको इवन फैक्टर मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मैं फार्मूला रटने के लिए इसलिए कभी कभी मना करता हूँ कि जब आप मैथ पढ़ रहे हो तो हो सकता है उस समय फ्लो में आप मैथ पढ़ रहे हो तो उस समय लगेगा आप याद कर लोगे, लेकिन जैसे ही अदर टॉपिक या स्टार्ट करोगे, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, जीके, तो फिर क्या होगा, फिर आपको फिर भूल जाएगा सारी चीज़ें। जैसे अभी आप मैथ पढ़ रहे हो तो आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन जैसे यहाँ से आप हटे, थोड़ा सा आप इससे दूर हुए तो सारी चीज़ें फिर भूलने लगती हैं। तो इसलिए चीज़ों को बस बेसिक्स समझ लो अच्छे से, उसमें स्पीड अपना बनाओ, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर लो, तो ऑटोमेटिक टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपको हेडक नहीं रहेगा बार बार चीज़ों को याद करने का। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक छोटा सा नंबर 60 लेते हैं और इसमें हमको फाइंड करना है टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और आड फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से बना लें, या एक छोटा नंबर इसको लिख सकते हो, कितना हो जाएगा, चलो इसको पहले करके देख लेते हैं। 30, फिर 2 से भाग दोगे 15, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5 और 5 से भाग देंगे तो 0, यानी हमको तब तक भाग देना जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमको मिला 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अगर टोटल फैक्टर पूछा है तो हमसे कितना हो जाएगा टोटल फैक्टर हो जाएगा 2 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, 3 × 2 × 2 कितना हो गया 12। अब अगर हमको आड पूछा जाता तो आड नंबर कौन सा है, इसमें 3 है और 5 है, तो इनकी पावर क्या है 1 + 1, 1 + 1, 2 दूनी 4। इवन पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 कर देंगे 8। और अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो तो आप बोलोगे 2 इवन की पावर, यानी 2 इवन क्या नंबर है 2 है, तो 2 की पावर क्या होगी 2, तो 2 लिख लो, उसके बाद इनकी पावर में ऐड 1 कर दो, कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, कितना मिला हमको 8।
ठीक है, यह तो हुआ आपका कि प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितना होता है, आड फैक्टर कितना होता है। ठीक है, सारी चीज़ हमने देख लिया कि हमको कैसे, अगर हमको निकालने के लिए पूछा जाए कि इवन फैक्टर बताओ, आड फैक्टर बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। अब जो अगला टॉपिक होता है, अभी तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर कि कितने नंबर हैं, अब हो सकता है हमसे पूछ ले कि बताओ कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एक सेकेंड, कि सम ऑफ फैक्टर, अगला जो हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ फैक्टर, और यही लास्ट होगा फैक्टर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कोई भी चीज़ आप रटने का प्रयास मत करना, सारी चीज़ें समझना, जहाँ जो रटना होगा वहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ इसको आप याद कर लो कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। देखो जैसे वही हमारा छोटा पहला वाला एग्जांपल देखते हैं 24। हमने क्या बोला, 1 2 3 4 6 8 12 और 25। तो सम ऑफ फैक्टर का क्या मतलब है कि जो भी इसके फैक्टर उनका सम, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 6 4 10 16 16 12 8 20 36 और 36 और 14 कितना हो जाए, 24 कितना हो जाएगा, 60। तो सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 40। तो क्या हमको हर बार इससे जोड़ना है, नहीं, क्योंकि हम जोड़ भी नहीं सकते। जैसे अगर अभी हमको ये 60 नंबर देता तो बताओ इसका, अगर हमको 60 देता, बोलता कि इसका बताओ सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, आप नहीं निकाल सकते हो। तो देखो इसके लिए भी आप एक फार्मूला, इसको भी याद कर लो, ये 2 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मान लेते कोई नंबर n है और उसके प्राइम फैक्टर a b c इस तरह से, ठीक है, और इनकी पावर मान लो p है, इसकी पावर q है, इसकी पावर r है, तो अगर आपसे बोला जाए कि सम ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो क्या होगा, तो इसके लिए देखो, इसके लिए फार्मूला होगा, वह होगा कि a की पावर p + 1, सभी के पावर में 1 जोड़ेंगे और 1 नीचे घटा देंगे, ये अलग से पावर में नहीं घटाएंगे, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, a - 1 इंटू b की पावर q + 1 - 1 अपान में b - 1 इंटू c की पावर r + 1 - 1 अपान में r - c - 1 यह होता है आपका फार्मूला। कई बुक में या कई जगहों पे देखेंगे आपको फार्मूला दूसरे फॉर्म में लिखा होता है कि a की पावर 0 b की पावर 0, लेकिन उससे के अपेक्षा यह ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे एक एक आपको निकाल के मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी मैं उसको भी बता देता हूँ। तो यह हुआ हमारा सम ऑफ फैक्टर। अब देखो अगर 8 फैक्टर का निकालना होगा तो केवल बस आप 8 की पावर ले लेना। अगर 8 फैक्टर का हमको निकालना होता कि सम ऑफ 8 फैक्टर, तो जो 8 की पावर होंगी ना, 8 की पावर में उनके साथ यह ऑपरेशन हम करेंगे। जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मान लो b और c हमारा 8 नंबर है। एज्यूम कर लो कि b और c हमारा 8 नंबर है, तो b की पावर कर देना आप क्या, b की पावर q + 1 - 1 अपान में b - 1, c की पावर r + 1 - 1 अपान में c - 1। हियर b एंड c आर ऑड नंबर। ठीक है, तो यह फार्मूला हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर निकालने का। तो अगर हमको टोटल नहीं पता चल जाए और ऑड का पता चल जाए तो हम इवन का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑड का सम ऑफ बताओ और इवन का सम ऑफ फैक्टर बताओ। तो जैसे यही एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई अगर हमसे पूछा जाता है कि इवन का सम ऑफ इवन फैक्टर का बताओ, तो इवन फैक्टर क्या है, 2 4 6 8 12 एंड 24 कितना हो जाएगा, यानी एक बस नहीं है केवल ना, और 3 नहीं है, तो 4 कम कर दो 60 में से, कितना हो जाएगा 54। और अगर हमको 8 का पूछा जाता तो कितना हो जाता, 1 होता और 3 होता बस, और कोई 8 नंबर है नहीं, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टोटल कितना हो गया 60। अब इसको थोड़ा ज़रा फार्मूले में रख के निकालते हैं।
फार्मूले में रखेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे तो ए की पावर देखो, इसका सबसे पहले क्या करना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यह हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब हमको करना है कि ए की पावर पी प्लस 1, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपान में ए माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू बी की पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 अपान में बी माइनस 1। तो क्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस में 1 अपान में 3 माइनस 1। सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15 बटा में 1 गुड़े, यह कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, यह हो गया 4 और 15 चौका कितना हो जाएगा 60। तो 60 आपका मिल गया टोटल फैक्टर। अब आड का निकालना अगर हमसे बोला जाए, आड के लिए देखो, आड के लिए करो क्या करोगे, केवल आड नंबर ले लोगे, तो इसमें आड नंबर क्या है, केवल 3 है, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान में 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटा में 2 कितना आ गया 4। तो यह क्या हो गया हमारा 8 फैक्टर हो गया। अब देखो इसके लिए भी अलग अलग बुक में देखोगे आप, तो वहाँ पे भी इसके लिए फार्मूला है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे इवन के लिए अलग है, आड के लिए अलग है और प्राइम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए अलग है। तो उसको रटना कोई फिजिबल नहीं, क्योंकि आप रटोगे बार बार भूल जाओगे। तो बस बेसिक से आप ये समझ लो, क्योंकि देखो इसका एडवांटेज हमको क्या होता है कि हमको बस केवल एक फार्मूला रटना है, केवल एक फार्मूला हमको ये रटना पहला वाला कि ए पावर पी प्लस 1 अपान में ए माइनस 1। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर एक फार्मूला हमको पता चल गया तो हम इससे क्या करेंगे, आप अपना आड नंबर का निकाल लेंगे, आड नंबर का निकल गया तो हम वहाँ टोटल में से अगर आड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इवन का पता चल जाएगा। इसी तरह हमको नंबर ऑफ़ फैक्टर में क्या किए, नंबर ऑफ़ फैक्टर में मैंने बोला आपको कि केवल आप एक फार्मूला याद कर लो और इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक फार्मूला याद करो, यह कि सभी की पावर में 1 ऐड कर देना, ये हमारा नंबर ऑफ़ फैक्टर होगा। तो जब एक टोटल का पता चल गया, हमको आड का पूछेगा तो आड की पावर का हम निकाल लेंगे, बस फिर आड का निकाल लेंगे, टोटल में से अगर आड घटा देंगे तो हमको इवन मिल जाएगा। तो इतना ही था कि इवन और आड नंबर ऑफ फैक्टर। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझ लेते हैं इसमें, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक नंबर लिया जाए, कुछ भी ले लें, चलो 360 ले लेते हैं, 360 लेके देखते हैं। देखो 360 को पहला काम क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 180, 2 से भाग 90, 2 से भाग करेंगे 45, अब 5 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। देखो अभी मैं समझाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने अब देखो, अगर आपको इसी को फैक्टराइजेशन करना है ना, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखो 360 है, आप इसको मतलब ऐसे ब्रेक करने का प्रयास करो इस तरह से कि जो हमको पता हो, जैसे पहले से, जैसे अगर हम कहें इसको आप 90 गुणे 40 कर दो, ठीक है, या 180 गुणे 2 कर दो, जो भी आपको, जैसे अगर आप 180 गुणे 2 करना चाहते हो या 90 गुणे 40 करना चाहते हो, 90 गुणे 40 अगर आप करोगे, 90 गुणे 4 सॉरी 90 गुणे 4 तभी 360 होगा ना। तो अगर आप 90 गुणे 4 कर दिए, हमको पता है कि 2 का पता है, 2 अगर 4 है तो 2 की पावर 2 होगा, यानी अगर हम यहाँ पे 45 कर दें तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 5 गुणे 8। अब देखो हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, यह 3 की पावर 2 होगा, यह 5 की पावर 1 होगा और यह 2 की पावर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो अगर हम पूछें कि भाई सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान में 3 माइनस 1 इंटू, यहाँ पे इस तरह से लिखा करो, एक ही में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान में 5 माइनस 1, और यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपान में 2 माइनस 1। देखो इन सब से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन आप जानते रहिए, क्योंकि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 2 की पावर 3
27, 27 में से एक गया कितना 26, 25 में से एक गया कितना हो जाएगा 24, और 8 4 हो जाए 16, 16 में से एक गया कितना 15। अब अगर हमको नीचे कितना हो जाएगा 2 4 और ये कितना हो जाएगा 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, तो 8 से काट देंगे 8 त्रिक 24, 3 हो जाएगा। 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 60 और 16 यानी 26 3 78, 78 पंजे 78 गुणे 15, ठीक है। यह टोटल सम आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, सॉरी 15 सत्ते 105 और 12 कितना हो जाएगा 105, 12 117, तो कितना हो जाएगा 1170। अब अगर आपसे 8 पूछ लेता तो देखो कुछ करना नहीं है, अब बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमको 8 पूछता है तो बस हमको पता है कि 8 का हमको कैलकुलेशन करना है। तो 8 नंबर इसमें क्या है 3 है और 5 है, तो 3 5 का हमने देखो 3 और 5, 3 और 5 का किया था, तो यहाँ पे 26 गुणे 24 बटा में 4 दूनी 8, तो 3 गुणे 26, तो यहाँ कितना हो जाएगा 78, तो 8 नंबर 78 आ गया। तो इवन नंबर निकाल सकते हो, 1170 माइनस 78 कर दोगे कितना हो जाएगा 110 में से 2 घटा देंगे तो कितना 10 में से 2 गया यानी 008, यही होगा, सॉरी 102, क्या कर रहा हूँ एक बार, ये हो जाएगा 192, मतलब 1092 भाई 70 घटा देंगे 110, 100 यानी 110 में से 1100 में से हमको 8 घटाना है, यानी 100 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 92, और यह 1 हो जाएगा यानी 1092, ठीक है। तो यह हो गया हमारा इवन नंबर का फैक्टर, और यह 8 नंबर और यह टोटल हो गया। तो बस केवल इतना ही है नंबर ऑफ यानी फैक्टर्स में जो हमको सीखना है कि फैक्टर में कि सबसे पहले हमसे पूछा जाता है, ऊपर से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमसे फैक्टर में पूछा जाएगा कि फैक्टर हमको पहले इस प्रॉपर फैक्टर क्या होता है यह देखा, फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं यह भी हमने देखा, और नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होता है, इनकी पावर को हम 1 ऐड करके सबकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने देखा इवन और ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम ऑड फैक्टर निकाल लेंगे, फिर इवन फैक्टर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हमको फैक्टर का पता चला कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये टोटल आपका फैक्टर का जो चैप्टर था यानी टॉपिक था कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी। एक चीज़ अगर आप जानना चाहो तो और जान लो, क्योंकि वो भी हो सकता है पूछा जाए कभी एग्जाम में कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, जान लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। यह तो निकालना बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का क्या मतलब है, जैसे अगर वही छोटा सा नंबर ले 24 ले, इसको लिख सकते हो 1 × 2 लिख सकते हो, बिल्कुल 2 × 12 12 दूनी 24, 3 गुणे 8 8 त्रिक 24, और 6 गुणे 4 6 चौक 24, यानी 2 ऐसे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी 2 ऐसा नंबर हमको होना चाहिए, पेयर लेना चाहिए जिससे क्या हो, जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने 24 होगा या इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यह नंबर मिल जाए 8 त्रिक 24 6 चौक 24। तो कितने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होंगे यह डिसाइड करने के लिए जितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें हमने बोला कि 8 है, तो 8 का यह 4, भाई अगर हम 2 2 का पेयर बना देंगे तो जाहिर सी बात है यह क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो टोटल अगर मान लो फैक्टर n है तो उसका आधा क्या होगा, उसका आधा होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आपको पूछा जाए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 कर देना, बस सिंपल सा। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको पता ही कैसे कि सबके पावर पे 1 करके ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसी से मिलता जुलता एक और दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है कि आपसे कि कोई एक कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर का मतलब एक भाज्य नंबर, जैसे 24 एक क्या भाज्य संख्या है, तो कोई एक कंपोजिट नंबर हो उसको हम कितने तरीके से हम इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 प्रोडक्ट के फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि 24 एक कंपोजिट नंबर हुआ पहली बात। अब इसको हम कितनी तरीके से 2
ठीक है, दो प्रोडक्ट आप फैक्टर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, टू फैक्टर में। तो जैसे अगर हमने बोला कि 1 और 2, या एक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यानी 1 and 24, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2 into 12, तीसरा हो जाएगा 3 into 24 यानी 8, और चौथा क्या हो जाएगा 4 into 6। तो यह भी सेम बात है, बस कहने का तरीका अलग है कि पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। ठीक है, देखो इन सब सारी चीज़ों से देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सब सारी चीज़ें साधारण चीज़ें हैं, जानते रहिए सारी चीज़ें। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो देखोगे, देखो लिखने में क्या होगा, हमको समझाना है तो सारी चीज़ें बतानी पड़ रही, बाकी आपको बस मतलब इतने से कि कितना हमारा क्या प्रोडक्ट फैक्टर का हमको क्या अप्लाई करना, क्या फार्मूला लगाना, हमारा आंसर आ जाए। तो अगर नंबर ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो टू फैक्टर्स के अगर एक्सप्रेस करना हो तो वह भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा हो जाएगा। अब जैसे मैं एक इसमें एग्जांपल देता हूँ आपको कि क्या हो, मान लो कभी कभी जैसे अभी यहाँ पे हमारा क्या 8 नंबर आ रहा है, तो 8 का हमने 2 कर दिया, तो अगर इवन नंबर आएगा तो हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमको तो पता चल गया भाई 4 है। लेकिन अगर सपोज करो यही एग्जैक्ट 8 ना आके, ठीक है, कोई 9 आ जाता, 10 11 आ जाता, तो फिर हम 2 से डिवाइड करते तो एग्जैक्ट नहीं नंबर आता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि नीचे आते हैं, इसको एक सेकंड, जैसे मान लो एक 36 में हो जाएगा, हाँ ठीक 36। देखो कि अगर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 into 4 होता है ना, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 और 2 4, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 यानी 3 3 9। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बताओ फाइंड द नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेज, यानी टू फैक्टर का अगर हमको बताना हो कि अगर हम 36 को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो, यानी दो प्रोडक्ट फैक्टर्स का क्या हो, प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो कितने तरीके हो सकते हैं। अब आप 9 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो नंबर एग्जैक्टली हमारा कटेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या करना कि जब हमारा नंबर कटने वाला नहीं है तो आप 9 + 1 करके, ठीक है, डिवाइड 2 करना, यह कितना हो जाएगा 5, ठीक है, एक नंबर ऐड कर देंगे इसमें। और ऐसा क्यों करते हैं इसको भी समझ लो, इसको भी जान लेना ज़रूरी है। देखो जैसे अगर हम 36 की ही बात करते हैं तो पहले 36 का प्रोडक्ट क्या होगा, सॉरी फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, ठीक है, 12 के बाद कौन सा नंबर होगा, 12 के बाद इधर आसपास कोई नंबर नहीं होगा, 18 होगा, 18 उसके बाद डायरेक्ट 36, ठीक है, यही नंबर होंगे। अच्छा एक नंबर और छूट रहा है, 9 हो जाएगा, एक नंबर 9 हो जाएगा। अब देखो इनको अगर हमने बोला कि दो फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यानी दो फैक्टर के मल्टीप्लाई करने पे जो मतलब उस तरह से अगर हमको एक्सप्रेस करना हो कि दो नंबर का, जैसे यह एक फैक्टर हुआ यह एक फैक्टर हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ क्या हो 36 हो, इस तरह से हमको एक्सप्रेस करना है। तो आप कहोगे एक हम ले लेंगे एक, तो एक ले लेंगे 36, सही है। दूसरा आप ले लो 2, तो यहाँ पे ले लो 18। तीसरा आप ले सकते हो 3 × 12, चौथा हो जाएगा आपका 4 × 9, और एक 6 बच जाएगा। तो आपने बोला कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें 1 2 3 4, लेकिन हमारा आंसर तो 5 आ रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 6 को भी ना हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6 × 6, 6 × 6 कर देंगे तो यह भी हमारा एक क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन में लिखना हो इस तरह से, अगर एक कंडीशन दे रखा हो, मान लो कंडीशन दे दिया हो कि हमको जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर चाहिए, ठीक है,
फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट हो मतलब क्या हो, वे अलग अलग हों, अलग अलग हों। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 6 और 6 हमारा नहीं होगा, क्योंकि 6 और 6 दोनों सेम है। तो अब क्या करोगे आप, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि एक कम कर देना, घटा देना। तो 9 - 1 करके बटा 2 करना, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मान लो x है, डिस्टिंक्ट नहीं दिया है तो आप x + 1/2 करना। और अगर डिस्टिंक्ट पूछ दिया हो कि नहीं हमको डिस्टिंक्ट बताओ, तो आप क्या करना, x - 1/2 कर देना। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो इतना एक्सटेंसिव हमने इस पर चर्चा कर लिया कि मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा इसके बाद कुछ भी बचा होगा, कि फैक्टर्स पे इतना डीप हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत से एग्ज़ाम होंगे जहाँ जिनके सिलेबस में इतनी सारी डीप चीज़ें नहीं पूछी जाती होंगी, तो वे क्या करेंगे, अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे कि उनके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। ठीक है। उस हिसाब से वे इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत कठिन तो कॉन्सेप्ट है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और देखो, इतना अगर डीप इस पर ना चर्चा किया जाए ना, तो फिर जब हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और वहाँ पे डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे, तो फिर अभी आपको दिक्कत होगी, फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हो सकता है कि आपका 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। एक बार आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए, यानी सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको बस प्रैक्टिस करना होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि हमको एक नंबर दिया रहता है, पूछता है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, यह नंबर 2 से है डिविजिबल है या नहीं, 4 से है, 5 से है, 6 से है। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनसे हमसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। ठीक है। कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनसे कभी भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए। तो डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आई थिंक सभी लोगों को ये पता होगा कि देखो, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है डिवीजर। इसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और जितनी बार हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है। अब मान लो भाग देने पे कुछ XYZ आया, और इसमें इसको घटाने के बाद हमको जो शेषफल मिलता है वो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। देखो, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भाज्य। तो यानी हमको एक जानकारी जो यहाँ से मिली वो आप बोल सकते हो कि डिविडेंड बराबर होगा, डिविडेंड बराबर आप बोल सकते हो क्या होगा, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। डिविडेंड बराबर होता है कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो हम 4 से 17 में भाग देना चाह रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ कितना आएगा 16, कितना शेष बचेगा 1। तो आप लिखोगे कि डिवीजर यानी डिविडेंड 17 बराबर क्या हो जाएगा, डिवीजर 4, कोशेंट कितना 4 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 1। 4 चौका 16, एकम 16 1 17। ठीक है। यह तो हुआ छोटी सी बात। इसमें और सारी चीज़ डिस्कस करना, लेकिन हम इसको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानते रहिए केवल कि कोशेंट क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। सबसे ज़रूरी बात, अगर मान लो एक नंबर n1 है और एक नंबर n1 को अगर n2 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से भाग जाता है, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचता है 0। जैसे अगर हम कहें 4 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो अगर हम n1 में किसी भी संख्या से गुणा कर लें, अगर n2 से भाग देंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा।
यानी अगर हम 4 में किसी भी नंबर से मान लेते हैं 17 से गुणा कर लेते हैं तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्यों? क्योंकि 4 क्या है, 17 जो गुणे 17 कर दिए, यानी 4 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया 4 गुणे 17। तो अगर 4 2 से कट रहा है तो क्या होगा, 4 गुणे 17 भी 2 से कट जाएगा। ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो कि दो नंबर हैं, कि मान लेते हैं यही दो नंबर है n1 और n2, यह पहली कंडीशन हो गई। दूसरी देखो कि अगर n1 और n2 मान लो किसी तीसरे नंबर d से डिवाइड होते हैं तो n1 प्लस n2 भी d से डिवाइड होगा और n1 माइनस n2 भी 2 से डिवाइड होगा और से रिमाइंडर आपको कितना देगा, रिमाइंडर आपका 0 होगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, अगर मान लें 6 से हम 3 में भाग देते हैं तो कट जाएगा, और अगर हम 9 से भी 3 में भाग देंगे तब भी कट जाएगा। अब 6 9 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15। 15 को 3 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर से होगा, और 9 में से 6 घटा देंगे 3, 3 को भी 3 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, 0। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और जान लो कि अगर n1 को हम n2 से डिवाइड करते हैं और अगर n1 n2 से डिविजिबल है और n2 n3 से डिविजिबल है, तो जो नया नंबर मान लो अगर n4 है, वह n4 क्या होगा, n1 को डिवाइड कर देगा। n1 n4 को डिवाइड नहीं करेगा, n1 n4 को डिवाइड कर देगा, सॉरी n4 n1 को डिवाइड कर देगा। इसको आसान भाषा में इस तरह से बोलते हैं कि मान लेते हैं कोई नंबर 36 है या 72 करते हैं, 72 36 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 36 12 से डिविजिबल है, बिल्कुल। अब 12 3 से डिविजिबल है, तो क्या 72 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। लेकिन क्या 72 से 3 डिविजिबल है, नहीं। 3/72 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी डिविजिबल नहीं है। तो तीसरी बात यह हो गई। और ये इसको जानना कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि क्या है, सभी एक दूसरे के फैक्टर हैं, मल्टीपल, ठीक है, फैक्टर हैं तो कट जाएंगे। और तीसरी चीज़ कि अगर n1 किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, जैसे n1 और n2 नंबर है, n1 पूरी तरह से n2 को डिवाइड कर देता है और n2 n1 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका एक ही मतलब होगा कि दोनों नंबर सेम हैं। जैसे अगर हम कहें 24 है, वह 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा तो यह भी 24 पूरी तरह से इसको डिवाइड कर देगा। इसके अलावा और ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो उसको क्या पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो यह हो गया हमारा छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको जान लिया। अब आता है कि कुछ नंबर्स होते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम 2 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, कोई अगर गिवन नंबर है उसका इकाई का अंक आप देखो क्या वह 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब चाहे जैसे आप कोई नंबर ले लो, मान लो हम लिख लेते हैं 3 5 7 6 3 9 2। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, यानी 2 से यह डिविजिबल होगा। उसी तरह से मान लो कोई और नंबर दे दे 7 8 9 0 0 8 4 3 2। 2 की जगह मान लो 6 लिखा हो, तो क्या यह नंबर डिविजिबल है? बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको यूनिट डिजिट चेक करना होता है। इसी तरह से अगर हमसे 4 का पूछा जाए तो 4 में हमको लास्ट का 2 अंक देखना होगा कि लास्ट के 2 अंक क्या डिविजिबल हैं। देखो 36 डिविजिबल है 4 से, तो यह नंबर डिविजिबल है पूरा। 92 भी डिविजिबल है, तो यह भी नंबर पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, ये हो गया 2। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 8 का बताओ, तो 8 में भी सिंपल से इसमें लास्ट 1 डिजिट, इसको अगर हम लिख दें लास्ट 1 डिजिट या यूनिट डिजिट, इसको लिखो लास्ट 2 डिजिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट 3 डिजिट। इसी तरह से अगर आप चाहो 16 32 कुछ भी है, हम नंबर्स को क्या बढ़ाते जाएंगे। 16 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 4, तो यानी लास्ट कितना हो जाएगा, लास्ट 4 डिजिट हमको चेक करना होगा। ठीक है, यह हो गया 2 का। 2 4 8 16 32, यानी 2 के जितने भी मल्टीपल हैं उनमें यह रूल अप्लाई होता है कि हम लास्ट की डिजिट को चेक कर लेते हैं। और जैसे अगर मान लो कोई दिया नंबर मान लो 64, तो सबसे पहले हमको यह पता कर लेना है कि 2 की कितनी पावर है 32, यानी 6, तो यानी लास्ट का 6 डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए।
अगर लास्ट का 6 डिजिट 2 से नहीं 64 से, लास्ट का 6 डिजिट, जैसे यहाँ पे 4 में हमने बोला कि लास्ट का 3 डिजिट उसको 2 से होना चाहिए। जैसे इसमें देख लेते हैं कि अब क्या यह नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर इस नंबर की बात की जाए, क्या यह नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे लास्ट का 3 डिजिट हमको देखना होगा, 4 3 6। इसको 8 से डिवाइड करोगे तो क्या यह डिविजिबल है, तो यह डिविजिबल नहीं है। तो यानी यह पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह अगर हम बोलें कि इसको आप 32 से बताओ कि यह नंबर 16 से डिविजिबल होगा कि नहीं, आप कहोगे 84 36 हमको चेक करना होगा कि क्या यह 16 से डिविजिबल है। तो 16 पचे 80, 16 दूनी 32, 32 और 11, ठीक है 32 हो जाएगा और 11 और 116। क्या यह नंबर डिविजिबल है 16 से? बिल्कुल नहीं है। तो यह नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यह रूल हो गया हमारा किसमें, 2 4 6, यानी 2 4 8 16, यानी 2 के मल्टीपल में हमको क्या है कि लास्ट डिजिट उसकी पावर के हिसाब से हमको चेक कर लेना है 2 के मल्टीपल में। अब अगला देख लेते हैं 3 का। अगर हमको 3 का मल्टीपल में चेक करना हो, तो जैसे अगर हमको 3 का बताना हो तो 3 में क्या करते हैं कि बस बेसिकली हमको यह देखना होता है, जैसे हम कोई नंबर ले लें, मान लो कि 2 3 5 7 9, तो जो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर इनका सभी सम ऑफ नंबर्स वह 3 से डिविजिबल हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका केवल इतना मतलब है कि अगर हम सभी नंबर को सम कर लें तो 2 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10 और 9 7 16, 16 10 26। क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं कि मान लो 1 2 3 7 5। अब यह हमको अगर दिया हो, अगर पूछा जाए क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल है, तो पहले हम बोलेंगे इन नंबर को जोड़ लें, 2 1 3 3 3 6 6 7 3 3 6 और 12 6 18। तो यही 18, क्या 18 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। तो यह नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। और इसको भी ना पूरा नंबर आप जोड़ने से अच्छा होता है कि आप ऐसा किया करो कि 1 2 3, 3 डिविजिबल है, 3 हटा दो, 7 फिर 3 तो होगा ही, तो 3 को भी हटा दो, 7 5 12, बस सीधा इसको चेक करो और निकाल लो। जैसे अगर हम कोई एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो कोई नंबर लेते हैं 8 9 0 3 5 4 5 2 1 3। अगर हमको बताना कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले करो कि 8 हो गया, 8 में देखो जैसे 3 ले लेंगे, 3 डिविजिबल है, 2 1 3 यह हो जाएगा, ख़त्म काम। 9 का देखेंगे यह भी हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 कट जाएगा, और यह 5 4 9 है तो यह भी कट जाएगा, तो केवल 8 बचा। तो 8 क्या डिविजिबल 3 से? बिल्कुल नहीं है। ऐसा हम इसलिए करेंगे, देखो इसको अलग 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 सबको जोड़ोगे ना आप इस तरह से +3। अब सब में अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो चाहो तो सबको जोड़ के करो, चाहे एक अलग अलग इंडिविजुअल करो। 9/0 9/3 0/3 +3/3, ठीक है। तो चाहे अलग अलग करो चाहे एक साथ में कर लो। तो एक साथ में पूरा जोड़ने से अच्छा है कि आप इंडिविजुअल चेक कर लो। तो 3 में हमने क्या बोला कि सभी नंबर का सम वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 में अगर 9 का अगर आपके बारे में पूछा जाए तो सेम वहाँ पे भी होगा कि सम ऑफ नंबर्स 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 27 में पूछा जाए तो सेम टेक्निक, सम ऑफ नंबर्स और वह 27 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर अगला नंबर अगर आप 81 जैसा देख लो, यानी हम 3 के मल्टीपल में इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। 2 में हमने देखा डिजिट चेक करना होता है और 3 में हमने सम ऑफ करना होता है। अब आगे देखते हैं। अभी इनके अलावा और 5 में देखो एक आसान, 5 का भी बहुत आसान होता है। 5 में डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए बस आपको क्या देखना होता है कि यूनिट डिजिट में, अगर यूनिट डिजिट में 0 या 5 होगा तो वह नंबर डेफिनेट है कि वह 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वह नंबर डेफिनेट है कि 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम कहें 10 में तो सेम रूल वहाँ पे भी होगा कि या तो लास्ट में क्या करना होगा हमको, लास्ट में 0 हो, लास्ट में क्या हो जाए 0 हो जाए, या आप एक काम और कर सकते हो कि लास्ट में 0 या 10 का एलसीएम ले सकते हो कि 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 यानी फैक्टर कर लो 2 × 5, यानी वह नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं अगर एक बात करूँ आपसे कि क्या 16 किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो, या आप ऐसा करते हो कि वो नंबर 4 8 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सेम बात है, कोई इसमें अंतर नहीं होगा। अगर हम जैसे आपसे कहें कि बताओ कोई नंबर 36 से डिविजिबल
होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो कहोगे 4 गुणे 9, इसका प्राइम फैक्टर कर लो। 4 गुणे 9 का मतलब हुआ कि वह नंबर 4 और वह नंबर 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल सा है। अगर हम आपसे कहें कोई नंबर 72 से डिविजिबल होने का क्या मतलब हुआ? आप कहोगे कि वह नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। यानी हमको को प्राइम नंबर बनाने होते हैं। दो ऐसे फैक्टर बनाओ प्राइम फैक्टर जो जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 54 से अगर मैं बोलूँ कोई नंबर डिविजिबल होगा, उसका क्या मतलब? आप कहोगे वो उस नंबर को 27 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 44 तो आप कहोगे 11 और 4 से। ठीक है, 22 गुणे 2 मत करना, क्योंकि 22 और 2 में 2 कॉमन है। 22 और 2 में क्या होगा? 2 कॉमन है, तो हमको प्राइम फैक्टर कर लेना होता है। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई बहुत एक विशेष फार्मूला नहीं अप्लाई होता है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 11 के। 11 में क्या होता है कि अगर हमको जैसे नंबर दे दिया हो ABCDEF, तो इसमें क्या करना? आप अल्टरनेट नंबर को ऐड करने के बाद आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर वह नंबर जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है, अगर वह नंबर 11 से कट रहा है, तो यह नंबर क्या होगा? हमारा 11 से डिविजिबल होगा। क्या होगा इसका मतलब? कि जैसे एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 4 3 5 6 7 8। अगर हमसे बोला जाए कि क्या यह नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे पहले अल्टरनेट नंबर का सम कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 6 + 7 और सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 6 8, 3 + 6 + 8 कितना हो जाएगा? 6 4 10 7 17 माइनस यह 6 3 9 8 17, तो यह 17 17 जीरो आ गया। यानी जीरो भी अगर आ रहा है तो वह भी नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। यानी जो उसका डिफरेंस आना चाहिए अल्टरनेट नंबर का, वह जीरो आ जाए या 11 से डिविजिबल हो। अगर मान लेते हैं यहाँ पे जीरो आ गया, और जैसे दूसरा ऑप्शन दूसरा कोई नंबर लेते हैं, मान लो कोई नंबर ले लो, जैसे मान लेते हैं 9 8 6 7 3 2 1 4 5। अब हमको बताना है कि क्या यह नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अल्टरनेट प्लेस देखेंगे। 9 6 3 2 1 और 4, 8 7 2 4, 9 + 6 + 3 + 1 + 5 माइनस 8 + 7 + 2 + 4। ऐड कर दो सभी नंबर को। ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 9 6 15 और 3 1 4 5 9, 9 15 कितना हो जाएगा? 24 माइनस 8 2 10 11 21, तो 21 में से 24 घटाएंगे 3। क्या ये नंबर 3 11 से डिविजिबल है? 3 11 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या यह नंबर डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यह हमारा रूल हो गया 11 से डिविजिबल होने का। अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एक विशेष फार्मूला अगर आप लगाना चाहो तो वे नंबर होंगे 7। देखो इनको निकालने के लिए अलग अलग बुकों में अलग अलग नियम दिया रहता है। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने का प्रयास करूँगा कि 7 11 और 13। तो 11 का भी हमने चर्चा किया था। हमने बोला क्या कि आप अल्टरनेट नंबर लेके निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका यह भी है कि जैसे मान लो एक नंबर ले लेते हैं कोई कि 1 3 9 1 2 5। तो यह बताना हो कि क्या नंबर यह 7 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आप लास्ट के 3 स्थान को, यानी राइट हैंड साइड से 3 स्थान के बाद जो नंबर बचता है उसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 3 9 माइनस 1 2 5, लास्ट के 3 डिजिट ये हो गए, इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 है ना, तो ये हो जाएगा हमको 14। तो बताओ 14 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो ये नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। 14 13 से डिविजिबल है? नहीं, तो यह नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या यह 14 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यह क्या होगा? 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। और इसी नंबर को जैसे अगर ऊपर वाला नंबर देखें हम, तो यहाँ पे देखो अगर इसमें भी हम यही फार्मूला लगाना चाहें तो हमने बोला कि आप लास्ट का क्या करना? 3 डिजिट लिख लेना। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या? 1 4 5 माइनस बाकी में से सब्ट्रैक्ट कर देना। 9 8 6 7 3 2 1। ठीक है, यह तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से आपको फिर एक बार इसमें घटाना होगा, फिर जो नंबर मिलेगा फिर उसमें से आप घटाना, फिर जो नंबर मिलेगा उसमें, यानी आपको यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक आपको एक क्लियर आइडिया ना लग जाए
कि यह नंबर हमारा क्या 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं ऊपर वाला, इसमें देख लेते हैं कि 4 3 5 लास्ट के 3 डिजिट क्या है 6 7 8। तो 6 7 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 4 और 2, ये हमको मिला 243। अब 243 देखो हमको पता है कि 11 से क्या है डिविजिबल, 11 दूनी 22 और नहीं गलत हो रहा है क्या, 6 7 8 और 4 3 5, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे हम जरूर कहीं गलती कर दिए होंगे। 4 5 7, अच्छा ठीक है देखो यहाँ पे गलती हुई ना, 4 5 7 और 3 6 8, तो ये कितना हुआ 5 4 9 7 16 और यह कितना हो गया 17, तो यह नंबर 1 आएगा, तो यह डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कभी कभी जैसे मैंने बोला कि आपको चेक करना होगा, तो आप इस तरह जैसे आप एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसमें भी देख लेते हैं अप्लाई करके। जैसे मान लेते हैं कि हम एक नंबर ले लें 1 2 4 7 8 3 7 5 और हमको पूछा है कि इसका डिविजिबिलिटी रूल बताओ, 13 से यह डिविजिबल है कि नहीं है, या पूछ सकता है 11 से है कि नहीं या 7 से। देखो 11 के लिए फार्मूला मत लगाना, 11 के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अल्टरनेट निकाल लेना। यह केवल बात करें हम केवल 13 और 17 के लिए, 7 के लिए सबसे आसान तरीका है इसको करने का। तो कितना हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट को हम पहले फिक्स करेंगे 375, बाकी नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 4 7 8। भाई इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देखो 3 7 5 3 0 1 2 1। फिर आप एक बार और प्रक्रिया दोहराओ, क्योंकि अभी हमको क्लियर नहीं हो रहा कि नंबर 13 से डिविजिबल या 7 से नहीं है। तो 12 माइनस करेंगे 1 3, ये कितना हो जाएगा -91। माइनस से मतलब नहीं है यहाँ पे कोई माइनस या मतलब साइंस हमको यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है। तो 91 क्या 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल 13 7 91। 7 से है क्या, 7 से भी 7 से भाग देंगे तो 13, यानी ये नंबर 13 और 7 दोनों से क्या होगा डिविजिबल है। तो यही है टोटल कंप्लीट कि अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो कि 2 का अगर मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, 5 का, तो सबसे आसान तरीका है 11 में अल्टरनेट देख लेते हैं और 7 13 में 13 7 में हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। और बाकी हमने बता दिया कि जैसे अगर आपको मान लो कोई नंबर 12 दे दे, 15 दे दे, ठीक है 18 दे दे, 24 दे दे, पूछे कि इन अगर दिया हुआ नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपल से क्या करोगे आप, इससे पूछेगा तो इसका प्राइम फैक्टर 4 और 3 से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यह नंबर 5 और 3 से होना चाहिए, यह नंबर 2 और 9 से होना चाहिए, यह नंबर 8 गुणे 3 से होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों के प्राइम फैक्टर से वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। आसान है कि नहीं। जैसे अगर हम बोले कोई नंबर दे दिया जाए कि मान लो कोई नंबर हमको दे दिया जाए कि सपोज करो कि 8 6 3 2 100 क्या नंबर लिया जाए 144, बोला जाए कि बताओ ये 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कहोगे 24 से डिविजिबल होने के लिए इसको 2 कंडीशन अप्लाई करनी होगी, सेटिस्फाई करनी होगी। पहली कि यह नंबर 8 से डिविजिबल है और यह नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको आसान होता है कि लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेना कि क्या ये नंबर 8 से देखो 8 में डिविजिबिलिटी क्या, हमको लास्ट 3 डिजिट देखना है। तो हमने 8 का 3, अगर ये नंबर मान लो 144 का 143 होता तो हमको कोई फ़ायदा ही नहीं होता कि पहले हम 3 का चेक करते, हमको तुरंत पता चल जाता कि ये नंबर, जैसे मान लो यही नंबर होता 8 6 3 2 1 4 3। अब अगर इसको डिविजिबिलिटी चेक करना होता तो सबसे पहले आप 8 का चेक कर लो कि भाई सीधा हमको दिख रहा है कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है 8 से, लास्ट 3 डिजिट, यानी पूरा नंबर ही नहीं डिविजिबल होगा और उसको 8 और 3 दोनों वाली कंडीशन सप्लाई करनी होगी। तो फिर हमको आगे सोचना ही नहीं है। अब इस नंबर में देखो यह 8 से डिविजिबल है, अब हमको चेक कर लेना कि क्या यह 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या सबका सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 8 6 14 14 5 19 19 1 20 और ये 4 4 8 20 8 28, क्या 28 3 से डिविजिबल है, तो नहीं, यानी यह पूरा नंबर क्या है, पूरा नंबर 4 से यानी 24 से डिविजिबल नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे 4 होता तब यह नंबर डिविजिबल हो जाता, तब यह नंबर कितना हो जाता 24, तो 24 हो जाता तो यह नंबर 3 से भी डिविजिबल होता। और अगर 8 है तो लास्ट 3 डिजिट भी डिवाइड हो रही, तो यानी पूरा नंबर क्या होगा हमारा 24 से डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में केवल इतना ही है, ठीक। इस पर भी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे जो डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे सॉल्व करना उसको सीखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद अगर रिमाइंडर थ्योरम उसमें भी करीब 20 से 25 मिनट चाहिए उसको समझाने के लिए पूरी तरह से।
तो लास्ट हमारा जो बस टॉपिक बचता है वह है रिमाइंडर थ्योरम, उसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो बाकी बची हुई चीज़ों को फिर सिंप्लीफिकेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन का आएगा जिसमें सर्ड इंडाइसेस और सारी चीज़ें उसमें देखेंगे, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।